Welcome to EduRev. My name is Sayyad Hassan. I have cleared the UPSC CSE 2017 prelims and appeared for the mains with geography optional. I have also cleared the UP PCS 2018 prelims and I appeared for the mains, and now the result is awaited. So today we will be starting with the UPSC CSE economics series, and today's topic is monetary policy. Monetary policy. Okay, so let's get straight to it. What is monetary policy? Monetary policy, as you can see on the screen, is the regulation of money supply and the interest rates by the central bank, in India's case, which is the Reserve Bank of India, the RBI. तो ये क्या कहना चाह रहा है? This controls, ये कहना ये चाह रहा है कि कितना पैसा बैंक्स या पब्लिक के हाथ में होगा और क्या इंटरेस्ट रेट सेट करे जाएं लोन्स लेने के और लोन्स देने के, कि उतना पैसा ही मार्केट में मेंटेन रहे. दिस इज व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी मींस. ऑलराइट. ऑब्जेक्टिव्स. कोई भी काम अगर करता है आरबीआई तो वो क्यों करता है? सो द most important objectives I have listed out for you of the monetary policies. Number one is obviously financial stability. जब तक देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन होगी तो आपका पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैन कोलैप्स. नंबर टू इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वंस यू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यू कैन एंश्योर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ऑल्सो मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं. जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है, जैसे यूएस डॉलर के अगेंस्ट विज़ वर्सेस द रुपी, उसको मेंटेन करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करता है. देन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड recession. These are the most important 5 functions of monetary policy as to why it is done. And I'll teach you in the next slide how it is controlled and how we take it forward. Okay, so the types of monetary policy. Number one is your expansionary monetary policy. Expansionary का मतलब क्या है? Expansionary का मतलब ये होता है कि जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा कम है, लोगों के हाथ में पैसा कम है, एंड बैंक्स आर नॉट एबल टू लेंड मनी, तो वो टोटल सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ा देता है. ठीक है. ये तब किया जाता है जब आपका रिसेशन हो, रिसेशन के लक्षण हो, या फिर जब इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी काफ़ी कम होती है, एंड इट इज़ यूज टू ट्राई टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमिक स्लो डाउन. इसमें करते क्या है, आप इंटरेस्ट रेट लोअर कर देते हैं. द आरबीआई reduces the interest rate on the loan it gives to the banks. उससे क्या होता है? उससे आपका जो क्रेडिट होता है वो चीप हो जाता है. बैंक अगर सस्ते में लोन लेगा तो वो आपको सस्ते में लोन देगा, तो आप ज़्यादा पैसा बोरो करोगे बैंक से, और उससे आप कुछ भी कर सकते हो. आप उसको खर्च करोगे, आप उससे बिजनेस एक्सपैंड करोगे, तो इवेंचुअली जो रिसेशनरी टेंडेंसीज होती हैं वो कम होने लगती हैं और धीरे धीरे ग्रोथ आती है. उसका उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. दिस इज जनरली यूज्ड जब थोड़ा इन्फ्लेशन होता है मार्केट में. इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इसे यूज किया जाता है. इन्फ्लेशन कब होता है? जब मनी सप्लाई आपकी ज्यादा होती है. मनी सप्लाई इज मोर. जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो एवरीबडी स्टार्ट्स डिमांडिंग स्टफ विच इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द स्टफ. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो जब ऐसा होता है तो आरबीआई क्या करेगा, जो रेट होगा इंटरेस्ट रेट उसको बढ़ा देगा. अब जब बैंक्स आरबीआई से पैसा लेंगे उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे तो आपको लोन महंगा मिलेगा. जब आपको लोन महंगा मिलेगा तो आप जल्दी लोन लोगे ही नहीं. तो पैसा जो है मार्केट में ज़्यादा फ्लड नहीं होगा, पैसा बैंक्स के पास ही रहेगा. सो दिस इज वाई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज यूज्ड. ऑल राइट. अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं उसी चीज़ को. लूज मनी पॉलिसी. लूज मनी पॉलिसी इज योर एक्सपेंशनरी, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा. लूज मनी पॉलिसी इज योर एक्सपेंशनरी पॉलिसी. ओके. इसमें क्या होता है, जो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि बोरोइंग आसान हो जाती है. आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो आप ज़्यादा सामान खरीदते हो, बिजनेस आपके एक्सपैंड होता है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एंड पीपल स्पेंड मोर. तो जब रिसेशन में आप लूज मनी पॉलिसी लगाओगे तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन की तरफ इकोनॉमी बढ़ने लगती है. And the other phase is the tight money policy, which is the contractionary policy, जो भी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी थी. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ये इन्फ्लेशन के टाइम पे लगाई जाती है. तो अब आपने बोरोइंग डिफिकल्ट कर दी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए बैंक्स ने, तो कंज्यूमर कम चीज़ें खरीदेंगे
उसके बाद आपके बिजनेसेस विल पोस्टपोन एक्सपेंशन, बिजनेसेस अपनी नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज होगा एंड प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। सो धीरे धीरे इकोनॉमी फिर वापस रिसेशन की तरफ जाने लगती है। नाउ द आइडियल बैलेंस ऑफ एन इकोनॉमी विल बी इन बिटवीन। जब लूज मनी पॉलिसी में इन्फ्लेशन की तरफ इकोनॉमी जाने लगे तो आप उसको एक लेवल पे मेंटेन कर लें, और जब इन्फ्लेशन आने के बाद आप टाइट मनी पॉलिसी लगाते हैं तो उसको भी आप रिसेशन पे कंप्लीटली जाने से पहले एक पोजीशन पे उसको कंट्रोल कर लें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूज मनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड टाइट मनी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ऑल राइट, मूविंग ऑन। अभी आप हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप की होती हैं और आरबीआई उनको कैसे और क्यों यूज करता है। नाउ वी शैल सी कि कैसे यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या होते हैं। टूल्स, द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ टूल्स आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ दोज टूल्स आर कॉल्ड सीआरआर, विच इज द कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, विच इज द स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। नाउ इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, सो लेट्स डू देम एंड रीड अबाउट देम इन अ बिट डिटेल। All right, so the cash reserve ratio. Cash reserve ratio क्या होता है? Cash reserve ratio is the amount of cash that the banks have to keep with the RBI. हर बैंक को एक परसेंटेज ऑफ अपने जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं कैश में। दिस इज बेसिकली टू सिक्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक एंड टू ड्रेन आउट द एक्सेसिव मनी ऑफ द बैंक्स। अगर बैंक में कभी फिर आगे चल के एनपीएस की प्रॉब्लम आती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम आती है, या बैंक बिल्कुल लिक्विफाई हो जाता है, उनके पास अपने डिपॉजिटर्स को वापस पैसा देने के लिए नहीं होता है, तो दे ऑलवेज कैन फॉल बैक ऑन दिस कैश रिजर्व रेशियो और उनको वो एंड में बचा सकते हैं। ऑल राइट, द स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, व्हाट इज एसएलआर? It is the amount a commercial bank needs to maintain in the form of cash or gold or government approved securities before providing credit to its customers. ये एक सर्टेन परसेंटेज होती है जो हर एक बैंक को कैश, गोल्ड या सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने ही पास रखना होता है, नॉट इन द आरबीआई, बिफोर प्रोवाइडिंग इट्स कस्टमर्स। इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ सिमिलर बैरियर, एक सिमिलर ये हेल्प की तरह काम करता है लाइक द सीआरआर, ताकि अगर बैंक में आगे चल के कोई प्रॉब्लम आए सो यू हैव मनी टू फॉल बैक अपॉन। एन एसएलआर रेट इज डिटरमाइंड एंड मेंटेन्ड बाय द आरबीआई in order to control the expansion of bank credit. Okay, clear? Moving on, the repurchase rate or the repo rate. Now this is the most important thing. This is called the open market operations. Okay, तो आरबीआई के पास दो पॉलिसी रेट होते हैं, एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? द स्लाइड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनिंग, आई एक्सप्लेन टू यू हाउ इट वर्क्स। रेपो रेट क्या करता है? इंजेक्ट करता है मनी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, और लेंड्स मनी टू द बैंक्स। ये तब होता है जब बैंक्स के पास पैसे कम होते हैं, तो आरबीआई कोशिश करती है कि आप हमसे पैसा ले लो और लोगों को पैसा दो, ठीक है। और रिवर्स रेपो में ये होता है कि जब पैसा ज़्यादा होता है, जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन जब होता है मार्केट में, तो अब आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट पे पैसा वापस खींचती है बैंक से, और जब रिसेशनरी टेंडेंसीज होती हैं या ग्रोथ कम होती है तब रेपो रेट पे दिया जाता है। इट सेज हियर कि अगर लिक्विडिटी अबंडेंट है सिस्टम में, इफ लिक्विडिटी इज अबंडेंट इन द सिस्टम, देन रिवर्स रेपो बिकम्स द की पॉलिसी रेट, बिकॉज लिक्विडिटी अबंडेंट है, इन्फ्लेशन होगा, तो आप रिवर्स रेपो पे काम करिए, बिकॉज उससे आरबीआई बन जाता है बोरोवर और बैंक से वो पैसा लेता है। बट वेन मनी इज स्कार्स, एज इन द केस राइट नाउ, अभी लॉकडाउन की वजह से पैसा कम है, मनी इज स्कार्स, लोगों की जॉब जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सो आरबीआई जो है रेपो रेट को पॉलिसी रेट बनाएगा एंड इट विल लेंड मनी टू द बैंक्स, ताकि वो लोगों को पैसा दे सकें, ठीक है। और इनको ओवरनाइट कॉल मनी रेट भी बोलते हैं। दिस इज यूजुअली डन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी ओवरनाइट और अ मैक्सिमम ऑफ 14 days. All right, so this is very important, keep this in mind. ऑल राइट, वो तो थे क्वांटिटेटिव टूल्स जो कि एक डायरेक्ट मेजर्स थे, स्टेटिस्टिकली मैथमेटिकली जिनको कैलकुलेट किया जा सकता था। नाउ कम द क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में नंबर वन होता है क्रेडिट राशनिंग। इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप कितना लोन दे सकते हो, जैसे आपका एमएसएमई सेक्टर हो गया, या और कोई सेक्टर हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, एविएशन हो गया,
रेलवे सेक्टर हो गया, तो उसमें एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आप उस सेक्टर को लोन्स नहीं दे सकते। मार्जिन रिक्वायरमेंट, कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप असाइड सम सेफ्टी मनी व्हेन दे लेंड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। ये होता है थोड़े रिस्की सेक्टर्स के लिए। अगर कोई आप रिस्की सेक्टर को पैसा दे रहे हो जिससे पैसा वापस आने का मार्जिन कम होता है, या आपको ये लगता है कि ये एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, तो बैंक को थोड़ा सेफ्टी मनी अलग पहले से रखना पड़ता है ताकि वो उसको दे, राइट। उसके बाद आता है मॉरलाइजेशन। ये इनफॉर्मल टूल होता है, इसमें सिर्फ बैंक इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर देगा, देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड, जो कि इनकरेज करता है बैंक्स को टू लेंड टू द स्मॉलर बिजनेसेस और लोअर द इंटरेस्ट रेट। दिस इज बेसिकली टू हेल्प मे बी द अंडर प्रिविलेज्ड बोरोवर्स, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, इस तरह के लोगों को देने के लिए आप ज़्यादा लोन दो ताकि उनको आसानी से मिल जाए, सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्व्स। सो जनरली द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स मॉरलाइजेशन, आपको इनकरेज करता है कि आप इस तरह के लोगों को भी अच्छे से लोन्स दो। देन देर इज डायरेक्ट एक्शन, दिस इज द फाइनल एक्शन, ओके। जब बैंक के एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या लगता है कि अब बैंक अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, देन आरबीआई कम्स इन एंड टेक्स ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। सो दीज आर द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके पहले हमने पढ़े थे द क्वांटिटेटिव टूल्स, ऑलराइट। ओके, नाउ देयर इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जिसको बोलते हैं हम एमसीएलआर। ठीक है, ये है क्या? दिस इज द मिनिमम रेट बिलो विच अ बैंक कैन नॉट लेंड टू एनीवन except when authorized by the RBI. Okay, it is set internally by each bank. These slides are self-explanatory. एक पहले रेजीम चलती थी बेस रेट रेजीम, ठीक है, उसको रिप्लेस करके एमसीएलआर इंट्रोड्यूस करा गया था 2016 में। ठीक है, बेस रेट जो डिटरमाइन होता था वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड से होता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे क्या होता है, आपका ये इन्फ्लेशनरी या रिसेशनरी टेंडेंसीज जो होती हैं, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट इन द एक्चुअल रेट जिस पे आप लोन दे रहे हो। बट जो एमसीएलआर है, दिस इज अ बेटर मेजर, क्योंकि ये करेंट कॉस्ट ऑफ फंड्स, कितने का आपको पड़ रहे हैं फंड्स देने से पहले, वो फैक्टर इन करता है। सो इट बिकम्स मच मोर ट्रांसपेरेंट एंड मच मोर प्रैक्टिकल टू सेट अ रेट जब आप करेंट कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेते हो, ना कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स को। ओके, ऑल्सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, इफ यू go by the current rate of everything, so inflation and anything else, all the economic factors पहले से ही आपके उसमें इनबिल्ट होंगे, आप सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके ही रेट सेट करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ऑल राइट, सो द लास्ट टॉपिक हियर इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंडिया में बनाई गई है, जिसका जो मेन काम है वो फोर्थ बॉक्स में है यहाँ पे, विच इज टू set the policy rate or the repo rate. Repo rate is also known as the policy rate. Apart from that, it is a 6-member body जिसमें RBI governor is the ex officio chairperson. 3 member इसमें RBI से होते हैं, which includes the RBI governor, the deputy governor, and 1 nominated member from the RBI, and 3 are selected by the central government. तो monetary policy committee बनाई गई है to set the policy rate, repo rate set करें ताकि inflation कंट्रोल में रहे। इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक बैंड होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक बैंड होता है जो कि 4% सेट करा गया है बाय द गवर्नमेंट। तो ये 4% पे ही इन्फ्लेशन रहे, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेपो रेट को सेट करेगी। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड कीप लर्निंग फ्रॉम एजुरेफ। थैंक यू। ओके, नाउ दैट यू हैव सीन वन टॉपिक, अब आप अपना प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे? नाउ फॉर दैट यू नीड क्वेश्चंस, ओके। उसके लिए आपको ज्वाइन करना है एजुरेव इन्फिनिटी। वी आर प्रेजेंटिंग दिस टू यू। इसमें आपको फुल एक्सेस मिलेगा टू ऑल आर मटेरियल, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द वीडियोस जो कि यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने प्रिपेयर करे हैं। उसमें ऑलमोस्ट आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ यूपीएससी। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करा है, देन डू ज्वाइन एजुरेफ इन्फिनिटी। थैंक यू।